हेलो व्यूअर्स, सभी को नमस्कार। मैं पिछले क्लास में पिछले जो वीडियो बना हुआ है उसमें मैं बताया था कि कंप्यूटर आखिर क्यों इतना पॉपुलर हो गया है और कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल मशीन क्यों बन गया है। इसके बारे में हम लोग जाने थे। इसी क्रम में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास। ये भी जानकारी लेनी चाहिए किसी के बारे में। अगर हमको अच्छा जानकारी लेना है तो उसके इतिहास के बारे में भी हमको आइडिया होना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से ये शुरू हुआ। तो हम लोग ये जाने पहले कि ये कंप्यूटर जो है, जो आजकल बहुत इस पर जोर दिया जा रहा है, तो ये 20वीं शताब्दी का डेवलपमेंट्स नहीं है। ये जो है आज से 3000 वर्ष पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल लोग करने लगे थे और उसी समय से जो इसका नाम कंप्यूटर पड़ा है, जो आज भी चला आ रहा है। हालांकि ये जो कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था 3000 वर्ष पहले, वो एक्चुअली में कंप्यूटिंग के लिए ही डेवलप किया गया था और इसलिए इसका नाम पड़ गया कंप्यूटर। लेकिन आजकल केवल कंप्यूटिंग ही नहीं करता है कंप्यूटर, बल्कि वो बहुत कुछ कर सकता है। कहा गया है कि कंप्यूटर कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट टू बर्थ ए चाइल्ड। एक बच्चा जन्म नहीं दे सकता है और इसके अलावा सभी काम कंप्यूटर कर सकता है। तो काम तो उसका बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये इसका इतिहास क्या है, पहले कैसे ये शुरू हुआ, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहला काम तो ये है कि कंप्यूटर का जो है वो वैसा डिवाइस है जो कंप्यूटिंग का काम करता है, मतलब गणना का काम करता है। कंप्यूटिंग का हिंदी गणना होता है और इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर नाम पड़ा था गणना करने का डिवाइस के रूप में। इसको डेवलप उस समय लोग किए थे, गणना करने के लिए इसका यूज किया गया था। अब थोड़ा सा ये भी जान लें हम लोग कि गणना करने का काम कब से स्टार्ट हुआ, ये भी जानकारी लेनी चाहिए। तो गणना करने का काम उस समय से स्टार्ट हुआ जब मानव सभ्यता का जो विकास हो रहा था। तो हंटिंग एज से ह्यूमन इंटर किया था एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री एज में। एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री एज में ह्यूमन ने क्या किया कि एक जगह अपना इस्टेब्लिश कर लिया। पहले तो हंटिंग एज था जिसमें घूमते रहता था इधर उधर, लेकिन एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री एज में ह्यूमन आदमी ने एक अपना जगह स्थिर कर लिया और कृषि करने लगा और साथ साथ पशुपालन करने लगा और इसी से वो अपना जीवन यापन शुरू किया। और पशुपालन के क्रम में वो पशु चराने जाता था जंगल में और चरा करके शाम को ले आता था और इस तरह से उसका अपना जीवन यापन चल रहा था। तो पशु चराने जब जाता था जंगल में तो एक झुंड में ले जाते थे। पशु में कुछ भी चराने जाते थे लोग, गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी था वो सब लोग जंगल में चराने ले जाते थे। तो चराने के क्रम में झुंड ले जाते थे। उस समय बहुतायत मात्रा में गाय भैंस लोग रखते थे और उसको झुंड ले जाते थे चराने और उसको फिर शाम को ले आते थे। तो झुंड में चराने के क्रम में एक दो को अगर इधर उधर मिस भी हो जाता था तो उस समय पता नहीं चल पाता था कि एक दो मिस हो गया, क्योंकि उस समय लोग को काउंटिंग करने नहीं आता था कि कितनी गाय हम ले गए और कितनी गाय हम ले आए। तो ये काउंटिंग नहीं होती थी उस समय, तो एक दो कमी हो जाती थी जिसके चलते लोग को पता नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब 10-15 कमी हो जाती थी तो झुंड के गुलाई में कमी नज़र आती थी और लोगों को अफसोस होने लगता था कि इतनी गाय या कितनी भेड़ या इतनी बकरी जो है हमारा गायब हो गया। तो उस समय ये आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कितना ले जा रहे हैं और कितना ला रहे हैं, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इसी के लिए गणना करने का काम शुरू हुआ, वही गणना शुरू हो गया। तो इसके लिए उस समय एक अपना जुगाड़ लगाया था लोग
इसको जुगाड़ कह सकते हैं, जिसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वो जो है लिए लो, और एक भेड़ निकलता था तो एक पत्थर का टुकड़ा बटुए में रख लेते थे, फिर दूसरा भेड़ निकला तो दूसरे पत्थर रख लिए। इस तरह से जितनी भेड़ें निकल गई उतना पत्थर जो है वो बटुए में आ गया। भेड़ का मतलब बकरी भी हो सकता है, भेड़ भी हो सकता है, गाय भैंस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से काउंटिंग शुरू हुआ, मतलब कितनी निकल गई वो उतना पत्थर का टुकड़ा उसके बटुए में आ गया। और जब वापस लौटा जंगल से तो वो जब उसके घर में बाड़ में जो है वो ले जाने में एक गया तो एक बटुए का पत्थर जो है वो एक हाथ में रखा, दूसरा गया तो दूसरे हाथ में रखा, वो दूसरा पत्थर हाथ में रखा। इस तरह से जितनी गायें अंदर चली गई उतना बटुए का पत्थर जो है हाथ में आ गया। और मान लेते हैं 3-4 पत्थर जो है वो बटुए में रह गया, इसका मतलब है उतना गाय या भेड़ या बकरी उतना जो है मिस हो गया है। उसको लोग खोजने निकल जाते थे, रास्ते उससे में कहीं भटका हुआ रहता था, उसको खोज करके लाते थे, और यहीं से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। या कभी कभी होता था कि बटुए का पत्थर जो है पूरा आ गया और कुछ भेड़ बकरी अभी है अभी इन करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उतना बढ़ गया जो दूसरे झुंड से इस झुंड में आ चुका है। तो यहीं से काउंटिंग शुरू हुई, जिसमें कितना घटा कितना बढ़ा ये मालूम चल जाता था कि नहीं घटा नहीं बढ़ा, जितना गया था उतना आ गया, ये सारा जानकारी उससे होने लगी। इस तरह से वो आदमी ने ये एक जुगाड़ जो है लगाया। और यही उस समय लोग डिजिट्स के बारे में नहीं जानते थे। इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट हो गया। और लोग जानते ही हैं कि जब सुविधा बढ़ती है, सुविधा आने लगती है, तो कुछ और उसमें सुविधा मान इंक्रीज करने के बारे में लोग सोचते हैं। और इसी क्रम में जो 1500 गाय भैंस रखते थे उसको जो है 1500 पत्थर का टुकड़ा ढोना, ले आना, रखना ये थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा। तो उसने एक डिवाइस डेवलप किया आज से 3000 वर्ष पहले। वो डिवाइस वो काउंटिंग करने का काम कर देता था, उसके लिए कुछ जोड़ने का भी काम कर देता था, कुछ घटाने के लिए भी काम कर देता था। और उसी डिवाइस का नाम पड़ गया कंप्यूटर। और वो आज से 3000 वर्ष पहले चाइना में डेवलप किया गया था। उसका नाम था एबेकस कंप्यूटर। तो इस तरह से कंप्यूटर का शुरुआत हो गया। कंप्यूटर के पूरे डेवलपमेंट को आजकल जो हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो पूरे डेवलपमेंट्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 एजेज उसको कह सकते हैं, 3 एजेज में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एक एज को कहते हैं हम लोग डार्क एज, दूसरे को मिडिल एज और तीसरे को मॉडर्न एज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम 3 भाग में बांटते हैं। जैसे हिस्ट्री होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब होता है, उसी तरह कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम 3 पार्ट में बांटे। पहला पार्ट कहलाता है डार्क एज, दूसरा पार्ट कहलाता है मिडिल एज, और तीसरा पार्ट कहलाता है मॉडर्न एज। ये 3 भागों में हम टोटली कंप्यूटर्स के आज तक के कंप्यूटर के डेवलपमेंट्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला इसमें है वो है डार्क एज, दूसरा है मिडिल एज और तीसरा है मॉडर्न एज। अब डार्क एज से हम लोग शुरू करेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन हम लोग इसका लेंगे हम लोग कि डार्क एज में कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ और इसको डार्क एज क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे डार्क एज से और उसमें कैसे कंप्यूटर काम किया। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे डार्क एज से। डार्क एज हम लोग शुरू करेंगे। तो डार्क एज में पहला बात तो ये जाने कि इसको डार्क एज क्यों कहा जाता है। डार्क मतलब अंधेरा होता है। उस समय ये नहीं बात थी कि अंधेरा रहता था, सूरज जो है वो प्रकाश नहीं देता था, ऐसी बात नहीं थी। डार्क हम कहते हैं कि एक चीज़ है कि किसी में अगर शिक्षा नहीं है तो उसको कहते हैं कि वो अंधेरे में जी रहा है। जो अशिक्षित है उसको कहा जाता है कि वो अंधेरे में जी रहा है। उसी क्रम में इसको डार्क एज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय
लोगों को डिजिट्स के बारे में नॉलेज नहीं था। डिजिट्स का मतलब 0 to 9। 0 to 9 उस समय डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन तभी भी कंप्यूटिंग का काम होता था। कंप्यूटिंग वाज डन विदाउट द न्यूमेरिकल डिजिट्स। और उस समय जो कंप्यूटिंग होता था और उसके लिए जो डिवाइस डेवलप किया गया था, वो जो कंप्यूटर था, वो इसलिए डार्क एज का कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि पीपुल डिड नॉट नो अबाउट द डिजिट्स बट कंप्यूटिंग वाज डन। और इसके लिए जो पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम था एबेकस कंप्यूटर, जो डिजिट्स के आधार पर काम नहीं करता था बल्कि काउंटिंग के आधार पर ही केवल काम करता था और काउंटिंग वो करता था। तो डार्क एज का जो पहला, डार्क एज हम इसलिए बोलते हैं उसको, इन डार्क एज एबेकस कंप्यूटर was developed about 3000 years ago for doing computing job. Without the knowledge of numeric digit. यही था एबेकस कंप्यूटर जो पहली बार डेवलप किया गया था, जो कि कंप्यूटिंग के लिए डेवलप किया गया था और विदाउट नॉलेज ऑफ द न्यूमेरिकल डिजिट। तो इसलिए इस कंप्यूटर को हम लोग द डार्क एज का कंप्यूटर कहते हैं। उस समय ये था एबेकस कंप्यूटर, वो डिवाइस के रूप में डेवलप किया गया था जिसमें एक लकड़ी का फ्रेम रहता था और लकड़ी के फ्रेम में 10 थीन रॉड्स गुथे हुए रहते थे और हर एक रॉड में 10 थी ये जो है बिट्स जो है उसमें फंसे रहते थे, जो बैकवर्डली एंड फॉरवर्डली उसको स्लिप करके काम कर सकते थे। वो कैसे काम करता था, थोड़ा सा इसको हम लोग जान लें कि एबेकस कंप्यूटर कैसे काम करता था और कैसे कंप्यूटिंग का काम उस समय होता था। ये जस्ट हम लोग इतिहास के बारे में अभी हम लोग जानने जा रहे हैं। तो ये कैसे काम करता था, तो ये थोड़ा सा जानकारी हम लोग आज इसको ले लेते हैं। एबेकस कंप्यूटर जो है एक लकड़ी का फ्रेम था। इस तरह से एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था। और इसमें 10 थीन रॉड्स लगे रहते थे। और हर एक रॉड यूनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का काम करता था। यूनरी मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो हम पढ़ते हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये सब जो है हर एक रॉड, ये पहला रॉड यूनिट को रिप्रेजेंट करता था, दूसरा रॉड टेंस को रिप्रेजेंट करता था। उसी समय से ये शुरू हुआ है इकाई पद्धति और उसको हम लोग न्यूमेरिकल डिजिट में भी अप्लाई कर दिए। ये हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करता था, हंड्रेड्स को, ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करता था, ये 10,000 को रिप्रेजेंट करता था, ये लैक्स को रिप्रेजेंट करता था, ये 10 lakhs को रिप्रेजेंट करता था, ये करोड़ को रिप्रेजेंट करता था, ये 10 करोड़ को रिप्रेजेंट करता था।
ये 100 करोड़ को रिप्रेजेंट करता था। इस तरह से ये अरबों तक कैलकुलेशन जो है इससे किया जा सकता था। ये डिवाइस ऐसा था और हर एक में 10-10 बीट लगे रहते थे। हर एक में इस तरह से सभी रॉड में 10-10 बीट जो स्लाइड अप कर सकता था। इस तरह से ये स्लाइडिंग में था, बैकवर्डली और फॉरवर्डली, इधर भी स्लाइड कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे। अब हम लोग ये जाने कि कैसे इस कंप्यूटिंग का काम करता था। तो इसमें अगर एबेकस कंप्यूटर में सारे बिट्स लेफ्ट साइड हो तो इसका मतलब है कि दी एबेकस कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटिंग जीरो, वो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमको कोई डिजिट्स उसमें काउंट करना है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 25 हमको रिप्रेजेंट करना है इसमें उस समय, तो 5 एक यूनिट डिजिट है और 2 जो है वो 10th डिजिट है। तो 5 बिट्स को जो है वो जो है लेफ्ट से राइट की तरफ कर दिया जाता था। और यहाँ ये यूनिट हो गया, 5 रिप्रेजेंट किया, और टेंस में लेफ्ट से राइट की तरफ 2 कर दिया जाता था। इस तरह से ये 25 को एबेकस कंप्यूटर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह 105 है तो 100 वाला में 1 बिट हो जाएगा और यहाँ 0 है, इसका मतलब 10th वाला में सभी लेफ्ट साइड रहेंगे और ये 5 इधर हो जाएगा। इस तरह से ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने का काम उस समय करता था और उसी से कंप्यूटिंग होता था। इसी तरह इसमें जोड़ने घटाने का भी प्रोसेस हुआ करता था और लाखों करोड़ों जोड़ घटाव इसमें लोग करते थे। और इस तरह से एबेकस कंप्यूटर बहुत दिनों तक ये काम करता रहा। तो ये जो है सुविधा थी। और बाद में इस तरह से डार्क एज का पहला कंप्यूटर जो था वह एबेकस कंप्यूटर था और वहीं जो है ये डार्क एज का पहला और अंतिम भी यही था। बाद में जब इंडस्ट्रियल एज आया, मतलब कि जब मानव सभ्यता का विकास एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चरल एज से जो है इंडस्ट्रियल एज में इन किया, तो इंडस्ट्रियल एज में जो है मशीनों का शुरुआत किया गया, जिसमें प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो मशीन के थ्रू होने लगा। मोटर गाड़ी सब जो है उसमें समय आया था और जो है वो मशीन जो है टोटली गियर्स एंड व्हील्स पे काम कर रहा था। और उसी समय न्यूमेरिकल डिजिट्स का भी आविष्कार हो गया, जिसमें जीरो का तो आविष्कार भारत ने ही किया था, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और ये जो भी 0 to 9 जो है डिजिट्स का भी आविष्कार हो गया था और कंप्यूटिंग का काम न्यूमेरिकल डिजिट पर के आधार पर किया जाने लगा। और इसी क्रम में तब कंप्यूटर में भी डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर को भी गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर डिजाइन किया जाने लगा, डेवलप किया जाने लगा और वो फंक्शन 0 to 9 पर काम करने लगा कंप्यूटिंग का। और इस तरह से कंप्यूटर में भी सुधार हुआ, डेवलपमेंट हुआ और उस कंप्यूटर को जो गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर बनने लगा, उस कंप्यूटर को हम मिडिल एज का कंप्यूटर कहने लगे। और वो मिडिल एज में शुरू हुआ कंप्यूटर जो गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर काम करता था। तो हम लोग अब शुरू करेंगे मिडिल एज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कौन कौन से कंप्यूटर था। तो ये जो है अब शुरू करेंगे हम लोग मिडिल एज का। देखो मिडिल एज में इन दिस एज computer was developed on the base of gears and wheels and computing was done on the base of computing was done depending on numerical digits. न्यूमेरिकल डिजिट्स का मतलब क्या हुआ 0 to 9।
इस तरह से मिडिल एज का एज जो है वो शुरू हो गया कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर, जो कि एबेकस कंप्यूटर से मोर फास्ट था, मोर लार्ज डाटा को हम लोग उसमें कंप्यूटिंग का मतलब उस समय लोग कंप्यूटिंग का काम करने लगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। और उसी मिडिल एज में जो सबसे मोस्ट जो पॉपुलर कंप्यूटर्स हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लें, जिसमें पहला सबसे मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर डेवलप किया गया था जिसका नाम था ब्लेस पास्कल्स कैलकुलेटर, जो 1642 में ब्लेस पास्कल के द्वारा डेवलपमेंट किया गया था। कुछ पॉपुलर कंप्यूटर जो मिडिल एज का था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज इसमें ले रहे हैं। तो ये शुरू हुआ था ब्लेस पास्कल्स के द्वारा, ब्लेस पास्कल्स कैलकुलेटर। ब्लेस पास्कल्स कैलकुलेटर, ये ब्लेस पास्कल ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम है ब्लेस पास्कल्स कैलकुलेटर। और उस समय उन्होंने डेवलप किया था जब वो मात्र 18 वर्ष की अवस्था में थे। 18 ईयर्स ओल्ड ब्लेस पास्कल ने इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था। और क्यों किया था? टू हेल्प हिज फादर इन कैलकुलेशंस। उनके फादर जिला परिषद में काम करते थे उस समय और उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता था। वो ऑफिस में तो कैलकुलेशन करते ही थे और घर पर भी आकर के वो 12 बजे रात तक वो कैलकुलेशन किया करते थे। ये बात उनके लड़के ब्लेस पास्कल ने देखा और अपने फादर को हेल्प करने के बारे में उसने ठान लिया और 18 वर्ष की अवस्था में एक गियर्स एंड व्हील्स की मदद से एक कैलकुलेटर डेवलप किया जो कि कैलकुलेशन का काम फास्टली करता था। और वो बहुत सक्सेसफुल कंप्यूटर बन गया और उसके फादर को बहुत हेल्प किया और इतना सक्सेसफुल बन गया कि वो जो है उसका नाम हो गया और उसको प्रोफेशनली मैन्युफैक्चरिंग किया जाने लगा विद द नेम ऑफ पास्कल लाइन। पास्कल लाइन उस समय का एक प्रोफेशनल कंप्यूटर बन गया और वो जो है कंप्यूटिंग का काम जो है फास्टली करता था। तो ब्लेस पास्कल्स ने पहला इन द एज ऑफ इन 1642 ब्लेस पास्कल डेवलप्ड ए कैलकुलेटर with the help of gears and wheels. Gears and wheels to do the calculation, depending on 0 to 9। इस तरह से ब्लेस पास्कल्स ने वो कैलकुलेटर डेवलप किया और बाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनली होने लगा विथ नेम ऑफ ब्लेस पास्कल लाइन। वो ब्लेस पास्कल बाद में फिजिक्स में बहुत सारी थ्योरी पास्कल थ्योरी चलता है और उन्हीं के ऑनर पर कंप्यूटर में एक लैंग्वेज पास्कल लैंग्वेज हुआ जो ब्लेस पास्कल के ही नाम से दिया गया, नाम उसको दिया गया विद नेम फॉर ऑनरिंग द ब्लेस पास्कल। और पास्कल लैंग्वेज भी एक चला था जो कि पहले ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जो सबसे पॉपुलर 4 लैंग्वेज था उसमें एक पास्कल लैंग्वेज भी था जो ब्लेस पास्कल के ही नाम से पड़ा था। इस तरह से ब्लेस पास्कल 1642 ईस्वी में उन्होंने डेवलप किया था। इसी तरह और भी कंप्यूटर आए मिडिल एज में जिसमें स्क्रू गेज, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर अभी भी है वो जो है वो मैकेनिकल कंप्यूटिंग का काम करता है और वही गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर ये भी काम करता है। इस तरह से ये चला अपना सिलसिला, ये चलते रहा। इसी बीच में 1830 के करीब में
एक चार्ल्स बेबेज जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर एक कंप्यूटर डिजाइन किया जो डिफरेंशियल थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्पेशली बनाया था। वो कंप्यूटर को, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो कंप्यूटर उन्होंने बनाया था, जो कि डिफरेंशियल थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बनाया था। और वो गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर ही बनाया था और 0 to 9 न्यूमेरिकल डिजिट के आधार पर ही बनाया था वो। और उस कंप्यूटर का नाम उन्होंने दिया था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि डिफरेंशियल थ्योरम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये डेवलप किया था। तो वो डिफरेंस इंजन गियर्स एंड व्हील्स के आधार पर ही था और वो जो जिस पर्पस के लिए उन्होंने डेवलप किया था वो पर्पस उनको सॉल्व हो गया, मतलब सक्सेस हो गया। और वो डिफरेंशियल थ्योरम के प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से फास्टली विथ एक्यूरेसी जो है वो करने लगा और वो बहुत सक्सेस हुआ कंप्यूटर। और वो इतना सक्सेस हो गया कि जो है वो डिफरेंशियल थ्योरम के प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता ही था, साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एल्जेब्रिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व हो करने लगा विथ एक्यूरेसी एंड फास्टनेस। तो ये वो जो है डिफरेंस इंजन एक दूसरा जो कंप्यूटर आया जो मिडिल एज का सबसे मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर बना, वो था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन in 1830 चार्ल्स बेबेज a great mathematician of England developed a computer with the help of gears and wheels to solve the problem of differential theorem. And this computer was named difference engine. डिफरेंस इंजन जो कि डिफरेंशियल थ्योरम के प्रॉब्लम, ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये इतिहास के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं, आज के कंप्यूटर के बारे में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी होता है। आजकल कंपटीशन में ये सब भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंस इंजन क्या था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, और ये जानकारी भी इतिहास का होना चाहिए। वर्तमान सुधारने के लिए इतिहास भी जानकारी होनी चाहिए जिससे हम बेटर तरीके से सुधार सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी लेकर के। तो इस तरह से जो है डिफरेंस इंजन जो है वो डेवलप किया। और डिफरेंस इंजन नॉट ओनली परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंशियल थ्योरम बट ऑल्सो इट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एल्जेब्रिक प्रॉब्लम विथ सक्सेस, विथ फास्टनेस, विथ एक्यूरेसी। तो ये जो है ये सक्सेसफुल कंप्यूटर बना उस समय के एज में, वो था डिफरेंस इंजन। इस सक्सेस से चार्ल्स बेबेज अपने को बहुत स्टिमुलेट फील किए, मतलब अपने को उत्साहित महसूस किए। उन्होंने एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि हम कुछ कंप्यूटर में और कुछ कर सकते हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के तहत उन्होंने कंप्यूटर में एक नया कॉन्सेप्ट देने के बारे में सोचा और 1839 में उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने के बारे में सोचा।
आजकल के समय में जो कंप्यूटर हम लोग काम करते हैं वो उन्हीं के दिए हुए सिद्धांत पर एक्चुअली में फंक्शन करता है। इसके पहले कंप्यूटर ओनली वर्क्स लाइक गिविंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड गेटिंग द रिजल्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मतलब ये नहीं था कि हम डाटा दे दिए एक साथ और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, ऑटोमेटिक वो काम करके दे देगा, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। वो डिफरेंस इंजन का तो ऐसा नहीं था। तो चार्ल्स बेबेज इस कमी को फील किया और उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर डिजाइन करने के बारे में सोचा कि जिसमें हम डाटा को डाल दें और इंस्ट्रक्शन को डाल दें और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी हो। पहले स्टोरेज कैपेसिटी नहीं था कंप्यूटर में, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी हो और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके हमको रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। ऐसा कॉन्सेप्ट चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर में देने के बारे में सोचा। और इसी क्रम में 1839 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाने का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया और प्रोजेक्ट उस ज़माने में करीब 1 लाख खर्च होने का अनुमान था उस प्रोजेक्ट पर। और उस समय वो ब्रिटेन के बहुत पॉपुलर मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट हो चुके थे। तो चार्ल्स बेबेज को वो प्रोजेक्ट जो है वो क्वीन एलिजाबेथ उस समय थी ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने उनके पास गए और दिए। तो वो इनको जानती थी, तो 1 लाख रुपया उस समय सैंक्शन उन्होंने कर दिया और ये जो है एनालिटिकल इंजन पर वो काम करना शुरू किए और वो बनाए, उस कंप्यूटर को बनाया उन्होंने। और उस समय में वो कंप्यूटर जो बन कर तैयार हुआ वो करीब 40 फीट हाइट का था और 20 फीट जो है वो चौड़ा था। इतना बड़ा कंप्यूटर वो बन गया। गियर्स एंड व्हील्स का ज़बरदस्त उसमें यूज़ किया गया था। तो उस ज़माने में जो एनालिटिकल इंजन उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने जो पार्ट्स यूज किए थे, उस पूरे कंप्यूटर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में, वो कौन कौन से पार्ट था इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम लोग ले लें। तो ये दूसरा जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। वो जो एनालिटिकल इंजन उन्होंने बनाया था और उसी क्रम में जो है कई डेवलपमेंट जो है उन्होंने किया था। ये जो है ये एनालिटिकल इंजन जो है एनालिटिकल इंजन उन्होंने कैसे बनाया था, कौन कौन से पार्ट उसमें यूज किए थे और कैसे पहले से कंप्यूटर से ये कुछ इम्प्रूव वर्जन का कंप्यूटर हुआ था। और वो प्रिंसिपल जो है आज भी चल रहा है, जिसके चलते चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये सभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया इन मॉडर्न एज में क्यों कहा गया, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।